तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे। आप लोग का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग को बोले थे कि लाइव आकर के आप लोग का मेंटल एबिलिटी का क्लास करेंगे, लेकिन कल नहीं हो पाया। कारण है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ख़राब, बारिश भी हो रही थी तो नहीं आ पाए। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप लोग से बोले लेकिन नहीं दे पाए क्लास। तो आज आप लोग के लिए रिकॉर्डेड क्लास ही दे रहे हैं, है ना। मैथ का ये पार्ट 4 होने वाला है। जिन्होंने इसका 3 पार्ट नहीं देखा है वो जाएं, प्लेलिस्ट है उस पर जाके देखें तीनों वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिलेगा, वहाँ से जाकर के देख लें। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के सवाल जो है पूछ रहे हैं आकांक्षा एग्ज़ाम में। आइए हम लोग चैप्टर 4 पार्ट 4 को शुरू करते हैं। देखिए 100 तक हमने पार्ट 3 में करा दिया था। ये जो है 100 से आगे यानी 101 से इस पार्ट में होने वाला है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो संख्या दिया हुआ है 2 गुने 7 गुने 11 गुने 17 गुने 23 जोड़ 23 का अभाज्य गुणनखंड है। ये जो 4 संख्या दिया हुआ है ऑप्शन में, इस संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड है, कोई ना कोई है, ठीक है, उसको बताना है। तो एकदम ये सिंपल है जी। सबसे पहले आप लोग देखिए कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या कि केवल अभाज्य संख्या से ही इसमें गुना के रूप में जो रहता है उसको कहते हैं गुणनखंड, ठीक है। और केवल अभाज्य संख्या होना चाहिए, सब अभाज्य संख्या, लेकिन बीच में एगो क्या है, प्लस है। तो इसीलिए ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है। अगर हर जगह गुना रहता तो कहते इसका 2 भी अभाज्य गुणनखंड है, 7 भी है, 11 भी है, 17 भी है और 23 भी है। लेकिन ये बीच में जो प्लस दे दिया ना, इससे हम कह नहीं सकते हैं ये संख्या 2 से कटेगी या 7 से या 11 से या 17 से या 23 से, ठीक है। तो आइए इसको कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे आप लिख लें, 2 गुने 7 गुने 11 गुने 17 गुने 23 जोड़ 23। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 संख्या, एक यहाँ से यहाँ तक जो गुना में है ये पूरा एक संख्या है, और एक ये 23 जो है एक अलग संख्या है, ठीक है। तो इन दोनों पे कुछ कॉमन, क्या इसके पास 23 है, इसके पास भी 23 है, तो दोनों में 23 क्या हो जाएगा जी, कॉमन आ जाएगा। तो इस पे क्या बचेगा, 2 गुने 7 गुने 11 गुने 17। 23 तो यहाँ कॉमन ले लिए, प्लस यहाँ 23 से 23 एक बार में। तो देखिए जी, अब ये संख्या जो है इसका एक ये जो संख्या है पूरा का, इसका एक गुणनखंड तय हो गया कि इसका एक गुणनखंड क्या है, 23 है। क्योंकि 23 गुने इतना करेंगे तो यही संख्या हमें प्राप्त होगी। तो इससे पता चल रहा है कि जो 23 है इस संख्या का एक गुणनखंड है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है जी। गुणनखंड का अर्थ ही होता है कि गुना का खंड। तो ये देखिए गुना के खंड के रूप में हुआ 23 गुने इतना, ठीक है। तो मतलब कि 23 से ये संख्या जो है इतने बार में कट जाएगी। तो इसका एक गुणनखंड 23 है। तो एक अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, ऑप्शन में 23 भी है, तो यह 23 हम लोग देंगे आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में, cot थीटा बराबर b/a और 10 तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान। देखिए आसान है, इस तरह का सवाल तो हम लोग क्लास 10 में भी देख चुके हैं। तो आइए इसे हम लोग बनाते हैं। देखिए जी, कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, किसका दिया है, कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है b/a, ठीक है जी। और यहाँ पे मान जो मांग रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए दिया है कॉट का मान और मांग रहा है कॉस और साइन में। तो ध्यान से देखिए, क्या हम कॉस और साइन को किसी तरह हम कॉट में अगर बदल दें तो क्या होगा, यहाँ से कॉट वाला वैल्यू b/a रख देंगे तो निकल जाएगा। तो वही करना है। तो कॉट का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, वो 10 का फार्मूला होता है टन टना टन 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 तारा, साइन के नीचे कॉस बेचारा। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। तो और 10 का उल्टा होता है कॉट,
तो कॉट का फार्मूला हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यानी केवल ये पलट जाता है। ठीक है जी, ये फार्मूला आपको पता होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ कॉस को साइन से डिवाइड कर दें तो ये कॉट में बदल जाएगा, साइन से साइन कट के एक हो जाएगा, यानी केवल और केवल ये कॉट में आ जाएगी। देख लीजिए, यहाँ हम कॉस को साइन से ही पूरे को भाग दे दीजिए, साइन से भी भाग हो जाएगा, इसको भी साइन से भाग कर दीजिए और इसे भी साइन से भाग कर दीजिए। जब भाग कर रहे हैं तो सब में होगा, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, प्लस साइन से साइन ये कट गया तो एक, फिर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ भी हो जाएगा कॉट थीटा, और यहाँ माइनस साइन से साइन कट गया, हो गया एक। अब ये आ गया ना कॉट के रूप में। अब कॉट का वैल्यू दिया हुआ है, बी बटा ए रख देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए रख दीजिए कॉट थीटा के जगह पे रखना है हमें बी बटा ए प्लस एक को लिख सकते हैं 1/1। उसके बाद फिर नीचे है कॉट थीटा माइनस ए, कॉट थीटा का मान दिया हुआ बी बटा ए माइनस 1। अब यहाँ ले लीजिए एलसीएम, ए और 1 का एलसीएम ए ही होगा, तो यहाँ हो गया बी प्लस ए बटे, यहाँ हो गया एलसीएम ए, यहाँ हो गया बी माइनस ए। अब 4 पद हो गया, कैसे हल करते हैं? फर्स्ट गुने फोर्थ बटे सेकेंड गुने थर्ड, पहला गुने चौथा बटे दूसरा गुने तीसरा। जैसे इसको गुना करेंगे, ए ऊपर चल जाएगा, फिर दूसरा तीसरा गुना कर, ए नीचे चल जाएगा, तो ए से ए कट गया, आंसर क्या हो गया? बी प्लस ए बटे बी माइनस ए, बी प्लस ए बटे बी माइनस ए। चलिए ये कौन सा ऑप्शन में है? बी प्लस ए, देखिए ऑप्शन नंबर 4, बी प्लस ए बटे बी माइनस ए। ऑप्शन को ध्यान से देख के हम लोग आंसर देंगे, नहीं तो देख लीजिए यहाँ पे बी माइनस ए बटे बी प्लस ए भी है ऑप्शन नंबर ए। कोई खाली ऐसे देखेगा, एक झलक में अगर देखिएगा तो गलती कर जाइएगा, बढ़िया से ऑप्शन को मिला लेना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए अगला है, एक बेलन, एक शंकु तथा एक गोलार्ध बता चुके हैं पिछला वीडियो में, पार्ट 3 में ही। गोलार्ध मतलब अर्ध गोला, ठीक है, गोला प्लस अर्ध गोलार्ध। ठीक है, एक बेलन है, एक शंकु और एक अर्ध गोला है। ठीक है, सभी का आधार समान है और ऊंचाई भी समान है। उसके आयतनों का अनुपात, इसके आयतनों का अनुपात बोल रहा है। तो आप लोगों को पता होगा बेलन का आयतन क्या होता है, सभी को पता होगा। तो आइए इसे हम हल करते हैं। आप लोग के पास बेलन का भी आयतन पता होगा, शंकु का भी आयतन पता होगा, अर्धगोला का भी आयतन का फॉर्मूला पता ही होगा। तो चलिए बेलन का आयतन क्या होता है जी? बेलन का आयतन पूछ रहा है अनुपात शंकु का आयतन और फिर अनुपात गोलार्ध का आयतन, यानी अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। ठीक है जी, चलो बेलन का आयतन फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोला का 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या बोल दिया कि सभी का आधार समान है। आधार का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो बेलन है, बेलन का आधार क्या हो गया? ये नीचे वाला। शंकु का आधार क्या हो गया? ये नीचे वाला। अर्धगोला का आधार क्या हो गया? यही हो गया इसका आधार। ठीक है, इस तीनों का आधार सेम है, मतलब कि इसका त्रिज्या भी क्या होगा? सेम होगा और ऊंचाई भी सेम है, ऊंचाई भी सेम है। अच्छा जी, ये ऊंचाई भी क्या है? सेम है। अगर ये ऊंचाई भी अगर सबका सेम है तो मतलब ये जितना इसका त्रिज्या इधर है तो इसका त्रिज्या इधर भी, दोनों त्रिज्या बराबरे होगा। और जब दोनों त्रिज्या जब बराबर होगा तो इसका ऊंचाई भी हो गया आर, तो इसका भी ऊंचाई आर, इसका भी ऊंचाई आर। ठीक है, ये इसका ऊंचाई हो गया अर्धगोला का। अर्धगोला का ऊंचाई ही क्या है? त्रिज्या है। और
त्रिज्या r है तो इसका भी ऊंचाई r और इसका भी ऊंचाई r और त्रिज्या भी r, तो त्रिज्या भी r रखना है और ऊंचाई भी r रखना है। ये चीज़ समझ में आया या नहीं आया? एक बार और फिर से ध्यान से समझिए। ये गोला बेलन है और ये शंकु है और ये अर्धगोला है। अब इसमें क्या बोला है कि सभी का आधार सेम है। आधार सेम है तो इससे तो पता चल गया, आधार मतलब होता है नीचे वाला। ये सबका सेम है तो सबका त्रिज्या भी क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। उसके बाद बोला ऊंचाई भी सेम है। ऊंचाई सबका h h h यदि मानते हैं तो इसका ऊंचाई h नहीं बल्कि इसका ऊंचाई देखिए केंद्र से परिधि तक का दूरी त्रिज्या हो गया। इसका अगर ऊंचाई r है तो इसका भी ऊंचाई r और इसका भी ऊंचाई r। तो यहाँ से पता चला कि इसका ऊंचाई भी r है और त्रिज्या भी r है। तो अब देखिए सभी के पास पाई 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 है, ये है। देखिए जब सब बराबरे है तो यहाँ h के जगह में भी हम क्या रख सकते हैं? r रख सकते हैं। इसका भी h के जगह में क्या रख सकते हैं? r रख सकते हैं, क्योंकि सबका ऊंचाई भी r है। तो यहाँ से अब देखिए जी पाई r स्क्वायर और एक r, तो पाई r क्यूब हो गया। तो यहाँ से देखिए पाई r क्यूब, इसका भी पाई r क्यूब और इसका भी पाई r क्यूब कट गया। यानी रेशियो क्या आया? ये एक बार में कटा तो 1:1/3 अनुपात 2/3। अब देखिए अनुपात को कभी भी इस तरह से बटे में नहीं होता, तो इसको कैसे लिखेंगे अनुपात को? तो इसको देखना है कि तीनों हर में कितना है, ये तीनों खत्म करना हर को। तो हर का अगर ऐसे नहीं समझ में आएगा तो एलसीएम लेकर के ख़त्म कीजिए। लेकिन यहाँ हमको लग रहा है कि यहाँ जैसे हम 3 से अगर ये पूरा रेशियो को यदि हम गुना कर दें तो 3 से 3 इसका भी कट जाएगा, इसका भी कट जाएगा और यहाँ इसका 3 से गुना हो जाएगा। 3 एकम 3 यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है। तो ठीक है जी, तो हम 3 से इसको गुना कर देते हैं। तो 3 से जैसे हम इसको गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 से 3 गुना होगा तो यहाँ हो गया 3 रेशियो। 3 से 3 कट गया तो यहाँ बच गया 1। यहाँ पे 3 से 3 कट गया तो यहाँ बच गया 2। यानी रेशियो क्या हो गया? 3:1:2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो जी, अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। ये बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्या है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात करें यदि उसके शीर्ष क्रम में 3 0 4 5 -1 4 तथा -2 -1 है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज हम किसे कहते हैं। तो समचतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। ये आपको पता है। इसका कोण से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर ये कोण 90 डिग्री का हो जाए तो ये क्या हो जाएगा जी? वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता है समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर। तो ये भुजा वुजा नहीं दिया है, क्या दिया है? इसका शीर्ष दे दिया गया है। शीर्ष यानी इसी क्रम में है। पहला शीर्ष है 3, 0, दूसरा शीर्ष है 4, 5, तीसरा शीर्ष है -1, 4 और चौथा शीर्ष है -2, -1। ठीक है जी, ये 4 शीर्ष इसका दे दिया गया। अब देखिए इसका हम क्षेत्रफल पूछ रहा है निकालने के लिए। तो इसका क्षेत्रफल 2 तरीका से निकाल सकते हैं। एक तो एक डायगोनल को हम जैसे इसको मिलाएंगे तो ये 2 त्रिभुज में बट गया। तो ये दोनों त्रिभुज का हम त्रिभुज का क्षेत्रफल से फॉर्मूला से 23, 31, 12 वाला जो बताए हैं पीछे वाला वीडियो में, उससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक और आसान तरीका है उससे। क्या है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। ये फार्मूला आपको पता ही होगा, विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुने दोनों विकर्ण को क्या कीजिए जी? गुना कर दीजिए। ठीक है, गुणनफल। तो आप इसका दोनों विकर्ण जो है दूरी सूत्र से निकाल लीजिए। इसका नाम दे दीजिए ABCD। तो यहाँ से आप एक विकर्ण हो गया इसका BD और एक हो गया AC। ये दोनों विकर्ण निकाल लीजिए और यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वही करना है हम लोगों को। चलिए BD निकाल लीजिए। BD दूरी सूत्र पता ही होगा, √√2
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए x2 का वैल्यू है -2, x1 का वैल्यू है 4। हम किसी को भी मान सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। -2 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू है -1, ये हो गया -5, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। -2 और -4 हो गया -6 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर छछा के 36, यहाँ भी -6 का स्क्वायर छछा के 36 हो गया √36 और 36 72। ठीक है जी। अगला विकर्ण निकालते हैं अब AC। चलिए निकालिए। अगला विकर्ण है हमारा AC निकाल लीजिए। x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू -1, x1 का वैल्यू 3, तो √−1 -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू है 4, y1 का वैल्यू 0, तो 4 - 0 का स्क्वायर। अब चलिए जी, -1 और -3 हो गया -4 का स्क्वायर, यानी 4 4 16, प्लस यहाँ भी 4 का स्क्वायर, 4 4 16, यानी हो गया √32, 16 16 32। अब लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण है √72 और एक विकर्ण है √32। अब इसे 1/2 गुने √, हो गया 72 गुने 32। अब 72 और 32 को तोड़ दीजिए। 72 और 32 को हम तोड़ देंगे कि क्या इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाएगा। आइए तोड़िए। सबसे पहले 72 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 से 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। और फिर 32 को तोड़िए। 32 को 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, यानी 5 को 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, सबका जोड़ा लग जाएगा। देखिए 1 जोड़ा 2, 2 जोड़ा 2, 3 जोड़ा 4 जोड़ा 2 हो गया, तो 4 को 2 निकलेगा। 4 को 2, 1 2 3 4, और 1 जोड़ा 3 है तो 3 भी निकलेगा। अब 2 से 2 कट गया, गुना कीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 किस में है? वर्ग इकाई में बोला है, तो 24 वर्ग इकाई। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। चाहे अब कोई भी आपको ऐसे देगा तो आप इसे 2 तरीका से बना सकते हैं। त्रिभुज में बांट सकते हैं और दूसरा आप इसे डायगोनल से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, विकर्ण से। अगला ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3250 रुपया के ऋण के लिए, ऋण मतलब पता ही होगा, कर्जा के लिए पहला महीना 20 रुपया चुकाता है, फिर अगले प्रति माह 15 रुपया बढ़ा देता है। यानी पहला महीना 20 रुपया चुकाया, फिर अगला महीना 15 रुपया बढ़ा दिया, यानी कि 20 और 15 कितना हो गया जी? 35। ठीक है, 20 + 15, फिर अगला महीना 15 रुपया बढ़ा देता है, यानी 20 + 15 + 15, ऐसे बढ़ाते जाता है। तो बोल रहा है उसका ऋण चुकाने में कितना समय लगा, यानी कितना दिन में उसका ऋण पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यानी देखिए इसका पहला महीना दिया 20, दूसरा दिया 35, तीसरा दिया 50, ऐसे चलते चलते कब इसका ऋण जो है सब चुकता हो जाएगा। यानी टोटल ऋण लिया है 3250, यानी कब इसका योग जो है 3250 हो जाएगा। ठीक है, ये पूछ रहा है, यानी कितने महीने में इसका योग 3250 हो जाएगा। यानी ये पैसा 20 दिया, अगला महीना 35 दिया, तो 35 और 20 55 चुकता हो गया, फिर 55 फिर 50 दिया तो 105 चुकता हो गया। इस तरह करके कितना महीना में इसका ऋण पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि ये हो गया सभी पदों का योग, यानी ये हो गया आपका SN। ठीक है, और ये AP में है तो ये हो गया पहला पद, D निकल जाएगा, आगे वाला हम पीछे वाला घटा देंगे और हम N निकाल देंगे, तो N का ही मान क्या हो जाएगा कि वो कितने महीने में उसका जो है पूरा ऋण चुकता हो जाएगा।
ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे AP बन गया आपके पास 20, AP हो गया 20, 35, 50 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो A बराबर हो गया 20, ठीक है जी। D बराबर 35 में 20 घटाएंगे तो 15, और SN का मान दे दिया है, SN का मान 3250। अब यहाँ से आप N का मान निकाल लीजिए। SN का फार्मूला सभी को पता ही है, SN बराबर N/2 होल 2A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है जी। SN भी दे दिया है 3250, 3250 बराबर N/2, N तो हमें निकालना है, ठीक है। 2A, 2 गुने A का मान 20, 2 गुने A का मान 20 प्लस N-1, तो N तो हमें निकालना ही है, इंटू D का मान है 15। अब इसे आप हल कर दीजिए, आपका N का वैल्यू आ जाएगा 3250 बराबर N/2 होल 20 दूनी 40 प्लस 15 गुना N तो 15N माइनस 15 एकम 15, ठीक है जी। अब हल करेंगे 3250 बराबर N/2 होल 40 में 15 जाएगा तो 25 प्लस 15N, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाइए। अब देखिए ये 2 इधर नीचे में है, यानी भाग में, इधर आएगा तो गुना में, तो 3250 गुने 2 हो जाएगा 32 दूनी 64, 6500 बराबर, इधर गुना कर दीजिए 25 गुना N, 25N। देखिए 2 को इधर ले आए, कोई कंफ्यूज मत होइएगा, इधर भाग में था, इधर लाए तो गुना में। अब इधर N से गुना कर दीजिए 25N प्लस 15 गुना N तो 15N स्क्वायर। अब यहाँ पे समीकरण आपका बन गया, सबको सजा दीजिए, स्क्वायर वाला पहले, फिर N वाला, फिर संख्या। चलिए सजा दीजिए, हो गया 15N स्क्वायर प्लस में कितना है 25N, और ये 6500 उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 6500 बराबर के इधर क्या बच गया तब 0। आपने ये द्विघात समीकरण में आ गया। अब इसे हल कर सकते हैं, इसमें आप कॉमन भी करके हल कीजिए, थोड़ा छोटा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा हल करने में। चलिए इस पे हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या हो जाएगा 5 कॉमन, हाँ 5 आ जाएगी कॉमन। तो यहाँ 5 जैसे हम इसका कॉमन कर लेंगे, 5 3 15 प्लस 5 25, यहाँ हो गया 13 5 65, 1300 बराबर 0। अब ये 5 गुना में उधर जाएगी तो 0 हो जाएगा, यानी समीकरण हमारा ये हो गया मेन। अब इसे हल कीजिए। इसको कैसे हल करते हैं, 3N स्क्वायर प्लस 5N माइनस 1300 बराबर 0। अब इसे हल आप 2 विधि से कर सकते हैं, या तो द्विघाती सूत्र यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर आप गुणनखंड विधि से हल कर दीजिए। चलिए गुणनखंड से ही हल कर दें। गुणनखंड विधि क्या कहता है, इसको और इसको गुना कीजिए, 13 तिया 3900, 3900 को ऐसे तोड़िए कि बीच वाला आना चाहिए 5, और भी क्या प्लस माइनस माइनस, यानी घटा करके आना चाहिए 5। तो फटाफट से आइए तोड़ लेते हैं हम लोग। 3900, 1300 और 3 को गुना करेंगे 3900, तोड़िए, 1 हो गया 1300 बार में, 2 से पहले कटा लीजिए, 2 से कटेगा, 2 से 19 दूनी 38, 1950, ठीक है। फिर 2 से 2 नमा 18 बच गया 1, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, ठीक है। अब 9 7 16, 16 और 5 21, 3 से कट जाएगी, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 2 5 5 10, अब नहीं है 5 से, 5 छक्के 30, 5 25, फिर 5 से 13 बार में, अब नहीं कटेगी। अब चलिए इसी में से सेटिंग करना है, कितना आना चाहिए 5, वो भी किससे घटा करके, तो 13 पचे 65, और 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60, 65 में 60 जाएगा तो 5 हो गया ना। 65 और 60 में टूटेगी, किस में टूटेगी 65 और 60 में, ठीक है। इसको घटाएंगे तो आएगी 5, और 65 और 60 को गुना करेंगे तो आ गया 3900। तो तोड़ दीजिए फटाफट से, +5 लाना है, +5N, तो 65 में 60 को घटाइए, ठीक है। और नहीं तो एक तरीका शॉर्टकट वाला भी बताए हैं आप लोगों को,
यदि आप लोग को पता नहीं है तो एक बार देख ही लीजिए आज, ठीक है। सबसे बड़का लिखना पहले, छोटका बाद में। n का वैल्यू निकालना है ना, तो लिखिए n 65, ये बड़ा है, फिर n 60, ये छोटका, बराबर इधर क्या है 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे चिन्ह प्लस है तो यहाँ पे धड़क यहाँ प्लस उतारिए, और प्लस रहने पर यहाँ का चिन्ह चेंज नहीं करना है। और यदि मैं यही यहाँ पे यदि माइनस चिन्ह रहता तो यहाँ का चिन्ह हम लोग चेंज कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ का चिन्ह प्लस है तो प्लस रहने पर यहाँ वाला चिन्ह चेंज नहीं होगा, बल्कि माइनस का माइनस से उतर जाएगा। और यहाँ पे देखना कोफिशिएंट 3 है तो 3 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको, ठीक है। तब देखिए क्या हो गया, n प्लस 65/3 और एगो हो गया n माइनस 3 से 60 कट जाएगा, 20 तिया 60, तो n माइनस 20 बराबर 0। अब देखिए इसको जब 0 करेंगे तो आ जाएगा माइनस 65/3। और कभी भी n का वैल्यू जो है इस तरह भिन्न में तो नहीं निकल सकती, क्योंकि n जब भी होगा वो पूर्ण अंक में होगा, है ना। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, कभी -5/3 पद तो हम लोग नहीं कहेंगे। तो इसीलिए ये बोला n माइनस 20 बराबर जब 0 करेंगे, n बराबर हो गया 20, यानी कि यही n क्या बोल रहा है कि इस पद में हम 20 पद लेंगे तो इसका योग हो जाएगा 3250, ठीक है जी। मतलब कि कितने महीना में ये जो है ऋण चुकता हो जाएगा, तो 20 माह में ये ऋण पूरी तरह से चुकता हो जाएगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 47 है तो वे संख्याएं हैं। 2 क्रमागत संख्या का वर्गों का अंतर 47 है। अंतर मतलब घटा, वर्गों का मतलब वर्ग तो पता ही होगा, स्क्वायर। तो 2 क्रमागत संख्या लेना है तो मान लीजिए पहला संख्या हम ले लिए x, ठीक है जी। क्रमागत बोल रहा है, क्रमागत, जैसे कि एक 16 है तो दूसरा होना चाहिए 17, एक 18 है तो दूसरा होना चाहिए 19। तो क्रमागत कैसे निकलता है? अगर 18 हमें पता है, उसका अगला हमको क्रमागत निकालना है तो 1 जोड़ दीजिए ना, 18 में 1 जोड़ेंगे 19। जैसे 20 के बाद क्रमागत पूछेगा, 20 के बाद 21, 1 जोड़ देते हैं। तो वैसा ही अगर एक संख्या x मान लिए तो इसका क्रमागत क्या हो जाएगा जी, x प्लस 1। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अभी दोनों का वर्गों का अंतर किया है तो 47 हुआ। और देखिए बड़ा कौन है, तो अगला वाला बड़ा है, पिछला वाला छोटा है, तो इसका वर्ग में इसका वर्ग को घटाएंगे तो कितना आएगा, 47। चलिए प्रश्न से जो बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं कि दोनों का वर्गों का अंतर, तो चलिए x प्लस 1 का वर्ग करेंगे और x का वर्ग करेंगे तो दोनों का अंतर कितना आएगा जी, 47, ठीक है। इसका वर्ग और इसका वर्ग, दोनों का वर्ग को अंतर करेंगे यानी घटा करेंगे तो कितना आएगा, 47। अब इसे हल कर दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस 2 × a × b प्लस b स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बराबर 47। अब देखिए प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर दोनों कट गया, यहाँ क्या बचा, 2 × x × 1 तो 2x, यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर तो 1, 2x प्लस 1 बराबर 47। अब ये प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1, तो 2x बराबर हो जाएगा 46। इसीलिए x बराबर हो गया 46/2 यानी हो गया 23, ठीक है। x का वैल्यू निकल गया 23। तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों संख्या क्या क्या, तो एगो x हो गया 23 और दूसर का x प्लस 1 यानी x में 1 जोड़ेंगे, 23 में 1 तो 24, यानी संख्या हो गया 23 और 24। ऑप्शन नंबर 2, 23 24, ठीक है। आप इसका वर्ग का अंतर भी करके देख सकते हैं। जैसे 24 का होता है कितना जी, 576, 23 का कितना होता है 529, घटा के देख लीजिए 47 आता है ना, 16 में 9 तो 7, यहाँ बचेगा 6 में 2 तो 4, 5 में 5 तो 47 आ गया। तो हमारा आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है। आइए अगला जो सवाल है, 8 किलोमीटर 5 मील के बराबर है। ध्यान से समझिए, 8 किलोमीटर बराबर 5 मील है, ठीक है। तो किलोमीटर को मील में बदलने के लिए उपयोगी भिन्न क्या होगा, देखिए। तो इसीलिए 1 किलोमीटर का निकाल दीजिए ना, 1 किलोमीटर बराबर क्या हो गया जी, 5, ये चल जाएगा इधर बटा में तो 5/8
8 मील। 1 किलोमीटर में 5/8 मील। अब जितना किलोमीटर रहेगा उसको 5/8 से गुना कीजिए तो वो किस में बदल जाएगा, मील में बदल जाएगा। तो इसका उपयोगी भिन्न क्या हो जाएगा, 5/8। ऑप्शन नंबर 3। समझ गए जी, ये बिल्कुल ही आसान है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और बेधड़क सब जो है ऐसे ही सवाल रहेगा आपका एग्जाम में, ठीक है, घबराना नहीं है। आप लोग 4 अभी 3 सेट दिए, ये चौथा सेट है। एग्ज़ाम से पहले 1-2 सेट और आपको करा देंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि इसी टाइप का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप बिल्कुल यहाँ से तैयारी करके जाइए और एग्ज़ाम में गर्दा 40 में 40 फोड़ के आइए, ठीक है। चलिए आ जाइए अगले सवाल पे। निम्न में से कौन बृहत्तम संख्या, बृहत्तम देखिए जी, सब थोड़ा हिंदिया में थोड़ा यदि कन्फ्यूजन आ जाए ना कभी कभार, तो अंग्रेजिया में देखिए लीजिएगा। तो ये क्या बोला है, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट माने सबसे बड़का। सबसे बड़का इसमें कौन है, तो छाटिए ना जी। 2 4 6, 6 का स्क्वायर करेंगे यानी हो गया 36। इसको कीजिए 2 और 2 हो गया 4 का स्क्वायर पहले होगा और फिर हो जाएगा इसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 16 का फिर हो जाएगा स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर हो गया 256। ठीक है जी, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256। तो इससे तो ये बढ़ के है। अब 3 नंबर देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64। चौथा वाला कीजिए, 2 जोड़ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16, तो जोड़ेंगे 16 4 20 2 22। तो सबसे बड़ा का कौन है, ये वाला है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है जी, चलो ये सब तो गर्दा मचाने वाला है। आइए अगला, गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बबुआ देखिए यहाँ अंग्रेजिया में देख लेना, अगर कन्फ्यूजन होगा तो हेमिस्फेयर। ठीक है, गोलार्ध मतलब गोला जोड़ अर्ध। गोला का मत बहुत कोई लगेगा कि गोला पूछ रहा है 4 पाई स्क्वायर मार देंगे, लेकिन ये गोला नहीं है, ये गोलार्ध बोला है। गोलार्ध यानी गोला का अर्ध को कहते हैं गोलार्ध। ठीक है, तो गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 2 पाई आर स्क्वायर। और गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर, सॉरी अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो अगला है, इस एपी का 10वां पद। सिंपल है ना जी, a बराबर 2, d निकाल लीजिए, 7 में 2 तो 5। अब 10वां पद पूछा है, 10वां पद a 10, फार्मूला क्या था, a प्लस 1 घटा के d यानी 9d। a का वैल्यू 2 प्लस 9 गुने d का वैल्यू 5, 9 पचे 45 और 2 47। आंसर हो गया 47, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, चलिए √3 का मान दे दिया 1.732 और इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इसका वैल्यू मांग रहा है। √3 का वैल्यू दे दिया 1.732, यानी जहाँ पे √3 दिख रहा है वहाँ पे वैल्यू रख दिए 1.732 और इसे हल कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसे हम सरल करके यदि हम बनाएं, हल कर लें बढ़िया से तो, और शॉर्टकट तरीका से, थोड़ा टाइम कम लगेगा। क्या करना है, इसका हर का परिमीकरण आपको पता ही है। हर का परिमीकरण अगर नीचे में अपरिमेय संख्या रहती है तो हम इसका हर का परिमीकरण करते हैं, तो कर दीजिए, चिन्ह बदल के गुना करना है। 2 प्लस √3 बटे 2 प्लस √3 से ऊपर और नीचे गुना कर दिए। ठीक है, ऊपर में सेम है ना, तो हो गया 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, गुना हो गया 2 बार, और ये हो गया a माइनस बी होल a प्लस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और बटे में आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 यानी हो गया 1। तो 1 नहीं लिखेंगे हर में तो चलेगा, अब खाली अंश को आप हल कर दीजिए। अंश हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, a का मान 2, b का मान √3 प्लस b स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। यहाँ भी एगो रूट वाला खत्म हो गया, यानी हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी 4 गुने √3, √3 के जगह पे वैल्यू रख दीजिए
1.732 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर खत्म होके 3, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16 और ये 3 एक जगह आ जाएगा। उसके बाद ये इसको गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, उसके बाद 4 सते 28 और 1 29, 4 एकम 4 और 2 6, 4 और 2 6, 4 एकम 4 2 6, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। 16 3 19, 19 और 6.928 को जोड़ेंगे, 19 6 25.928। अरे जी कहाँ पे आ गया जी, कैसे, कहीं तो मिस्टेक हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा जी यहाँ पे मिस्टेक हुई, 2 दूनी 4, 4 और 3 यहाँ पे 4 और 3 7, ठीक है, तो 7 6 13, 13.928, 13.928 किस में, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ये तो गर्दा मचाने वाला, ये तो आप लोग पढ़े ही हैं, बस एक बार देख लीजिए खाली, है ना, कुछ तो है नहीं। ये सब सवाल तो बेधड़क बनाए आप लोग बहुत ज़्यादा। दो संख्याओं का लघुत्तम यानी LCM 1820 और महत्तम 26 यानी HCF बराबर 26। देखिए कि यहाँ यदि LCM HCF लघुत्तम और महत्तम में दिक्कत है, यहाँ देखिए दिया हुआ है LCM और HCF, ठीक है। अब एक संख्या दे दिया है 130, एक संख्या दे दिया है 130, इसे A मान लीजिए ना 130, तो बोल रहा है दूसरी संख्या यानी B का वैल्यू। हम लोग क्या पढ़े हैं, दो संख्याओं का गुणनफल A गुने B बराबर HCF गुने LCM, यही हम लोग पढ़े हैं। तो अब लगा दीजिए इस पर, A का मान तो पता ही है 130 गुने B तो निकालना है HCF और LCM। HCF का वैल्यू 26, LCM का वैल्यू 1820। अब ये 130 गुना में उधर जाएगी तो भाग में हो गया, 26 गुने 1820 बटे 130 कटिए जाएगा, 13 से 10 बार में, 13 दूनी 26, 1 शून्य खत्म, 182 दूनी गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 एकम 2 और 1 3, 364, 364 ऑप्शन नंबर 2, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, ये तो इजी है। अगला है, अगला भी एकदम बच्चा वाला सवाल दे दिया है जी। इस तरह का सवाल आकांक्षा में पूछेगा तब तो आप लोग सिलेक्शन एकदम लिख लीजिए, यहीं से सिलेक्शन है। किसी संख्या के 20% 120 हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा। देखो जी, मान लो ना किसी संख्या का 20%, किसी संख्या को मान लो x का 20% निकालने पे कितना होता है 120। अब इसी संख्या का 120% पूछ रहा है तो निकाल दो, x का मतलब गुना, और प्रतिशत का मतलब तो पता ना, प्रतिशत माने बटे 100 करना है, प्रतिशत माने 100, प्रति माने, प्रति मतलब होता है, प्रति मतलब 1 पे 100, ये हो गया आपका प्रतिशत बराबर 120। अब इसे हल कर दीजिए, 1 शून्य 1 शून्य, 2 पच्चे 10, ये 5 इधर भाग में है, उधर जाएगी तो गुना में, x का हो गया 120 गुने 5 यानी बर पंचे 60, 600, ठीक है। ये 600 का 20% 120 है, तब इसी 600 का 120% निकालना है, यानी 600 का 120% मतलब 120 बटे 100, 2 शून्य खत्म, 12 छके 72 हो गया 720, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है बाबू, इस निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके जगह पे क्या आएगा, एकदम लॉलीपॉप है। इस तरह का सवाल आपको रीजनिंग में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है जी। चलो 144 क्या सीरीज बन रहा है, थोड़ा पहले इस पर दिमाग लगाना है, एकदम ऐसे ही नहीं छोड़ देना, थोड़ा दिमाग लगाइए। 144 फिर 100 फिर 64, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अंतर देख रहे हैं तो इसके बीच का अंतर है 44 का, इसके बीच का अंतर है आपका 36 का ना,
कि गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। तब क्या करना है, आप लोग जो वर्ग और वर्गमूल पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। ये है आपका 10 का स्क्वायर 100, ये है 8 का स्क्वायर 64, मतलब कि 2 घट रहा है और उसका स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो 8 के बाद क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, फिर यहाँ हो गया 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर 4, तो ये 6 का स्क्वायर मिसिंग है, यानी 6 के 36, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला सवाल है जो कि आप लोग से थोड़ा सिलेबस से हटा हुआ है, ये आपके बुक में क्लास 10 में आपको देखने को नहीं मिला होगा। तो हाउ मेनी ट्रायंगल्स, यानी कितने त्रिभुज हैं, देयर आर इन द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर में त्रिभुज आप गिनने जाइएगा तो अखिया क्या होगा, मतलब लगेगा कि इसको गिने कि उसको गिने, फिर इसको गिने कि उसको गिने, ऐसे लगने लगेगा, यानी कन्फ्यूजन आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अब इसका हम थोड़ा सा आप लोग को ट्रिक बता देते हैं। आइए देखो बाबा, अगर ये इस तरह से अगर त्रिभुज यदि बटा हुआ होगा, यानी इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वर्टिकल, ठीक है, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल, यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। तो अगर ये ऊर्ध्वाधर में बटा होगा तो गिनना है, ट्रिक समझिएगा, गिनना है 1 2 और फिर दोनों को जोड़ दीजिए, यानी टोटल इसमें त्रिभुज की संख्या क्या हो गया 3, इसमें 1 2 3 सबको जोड़ दीजिए, 1 जोड़ 2 जोड़ 3, 3 2 5 और 1 6, टोटल इसमें त्रिभुज की संख्या 6। वैसे इसमें 1 2 3 4 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, 4 3 7 2 9 1 10, इसमें टोटल ट्रायंगल की संख्या 10। समझ में आ रहा है, ये ट्रिक आपको समझ में आ गया। यानी जब वर्टिकल शेप में बटा हुआ है तो ऐसे जो जेक्टो है ऐसे गिन लेंगे और उस सबको जोड़ देंगे संख्या में, ठीक है, तो वो आ जाएगा उतना त्रिभुज का संख्या। अब देखिए, अब हॉरिजॉन्टल में जब ये बटा हुआ है तो कुछ नहीं करना है, गिनना है 1 2, मतलब इसमें 2 गो त्रिभुज बनेगा, इसमें 1 2 3, इसमें 3 गो त्रिभुज बनेगा, फिर इसमें 1 2 3 4 गो भाग में बटा तो ये 4 गो त्रिभुज बनेगा। इस पे जोड़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जब ऊर्ध्वाधर रूप से बटा हुआ होगा तब आपको सब नंबर को जोड़ना है, लेकिन इसमें खाली गिन के हो गया आंसर। लेकिन अगर ऊर्ध्वाधर और जो है वर्टिकल शेप दोनों मिला दिया जाए, ठीक है, यानी कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मिला दिया जाए, तब क्या करेंगे, तो बाबू इधर से लगाएंगे ऊर्ध्वाधर वाला और इधर से लगाएंगे हॉरिजॉन्टल वाला और दोनों को गुना कर देंगे। आइए कैसे करना है, 1 2 3, तो इधर से हो गया 1 2 3, यानी 3 2 5 और 1 6, और इधर से हो गया 1 2, यानी 2 6 दूनी 12, टोटल इसमें त्रिभुज क्या को बनेगा 12 टो बनेगा, ठीक है। सेम टू सेम इसका भी आप लोग करके देख लीजिए। अब इस फिगर में देखते हैं क्या है, जो क्वेश्चन यहाँ पे है, गिनिए 1 2, कितना हो गया जी 1 2, तो हो गया 1 जोड़ 2, इधर से गिनेंगे 1 जोड़ 2 यानी हो गया 3। अब इधर से गिनिए 1 2 3, तो 3 गुने 3 यानी 3 3 9 गो ट्रायंगल बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन पे चढ़ा जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, थीटा धनात्मक न्यून कौन है, ठीक है, न्यून कौन है मतलब 0 से 90 के बीच में, तो और 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 5 है, तो cos 2 थीटा का मान। देखिए थोड़ा सा आप लोग जो है घबराएं नहीं, पहले उसको हल करके देखें, बिल्कुल आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर ऐसे आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो घबराना नहीं है, उसको पहले हल कीजिए, उसके बाद ही उसको छोड़ना है, ठीक है। आइए हल कीजिए, तो कैसे हल कर सकते हैं, दिया हुआ है 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 5। हम क्या कर सकते हैं इसको हल, इधर ये गुना में, उसको उधर ले जाएंगे तो भाग में कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं ना, इतना बिल्कुल कर सकते हैं, तो हो गया 5/3। और क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़े हैं 10 में ही, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, पढ़े हैं ना। तो यहाँ भी देखिए पहले से एगो 10 है और एगो 10 चल जाएगा, तो कुछ तो हल हो रहा है ना, तो उसको लगाइए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस फिर से है एगो tan स्क्वायर थीटा बराबर 5/3। अब जी
अब देखो टेन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 5/3, ये +1 इधर है उधर जाएगी तो -1, ठीक है। और 5/3 में 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/3, तो 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 2/3। अब ये गुना 2 है उधर जाएगी तो भाग में 2, ठीक है, तो दे दो भाग, हो गया टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3, भाग में आएगा 2, 2 से 2 कट गया, बच गया 1/3, ठीक है। तो हो गया टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3, स्क्वायर हटता है तो कौन सी लगता है रूट लगता है, टेन थीटा बराबर हो गया √1/3। 1 का वर्गमूल तो सभी को पता है 1, और 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 3 रहेगा रूट के अंदर में। अब टेन थीटा का कितने डिग्री थीटा पे 1/√3 वैल्यू होता है, सभी को पता है टेन 30 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना निकल गया जी 30 डिग्री। अब यहाँ cos 2 थीटा बोल रहा है, cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा cos 2 थीटा cos 2 गुने थीटा का वैल्यू है 30, यानी 30 दूनी 60, यानी cos 60 डिग्री का वैल्यू, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, sin 30 वाला cos 60 में जाता है 1/2 ऑप्शन नंबर 1। कितना आसान है, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, है ना। बस थोड़ा सा धैर्य रख के आप लोग को हल करना है, ठीक है जी। चलो अगले सवाल पे आते हैं। अभी उतना जो है बातचीत करने का समय नहीं है, आप लोग का परसों एग्ज़ाम है, आप लोग एग्ज़ाम दीजिए सबसे पहले, ठीक है। फिर एग्ज़ाम के देने के बाद आप लोग से बात करेंगे कि कितना अच्छा आप लोग का एग्ज़ाम गया, सिलेक्शन का कितना चांसेस है। किसी भिन्न का अंश तथा हर का योगफल 8 है, ध्यान से समझिए। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो समझ जाएंगे, या अंग्रेजी में भी क्वेश्चन है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये दोनों का योगफल यानी ऐड, दोनों को जोड़ने पे 8 होता है, ठीक है। अंश और हर यानी अंश और हर को जोड़ने पे होता है 8। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 3/4 हो जाता। सबसे पहले मान लीजिए, ठीक है जी, मान लीजिए अगर हम अंश को मान लें x, तो हर क्या हो जाएगा बता दो। यहाँ अंश x रख दिए तो ये चल जाएगा उधर, तो हो गया -8 - x, हर क्या हो जाएगा 8 - x। वैसे भी आपको पता होगा कि दोनों जोड़ने पे 8 आ रहा है, तो अंश यदि एगो x मान लिए तो दूसर का 8 - x होबे करेगा। अब बोलेंगे सर ये भी समझ में नहीं आया, तो हम लेंगे दू गो बच्चा के पास मिला करके है 8 रुपया, ठीक है। एगो बच्चा के पास है 3, तो दूसर के पास कितना है 5। कैसे निकाले, ये 3 को 8 में जाके घटा दिए। वैसे एक बच्चा के पास है x, तो x को 8 में जाके घटा दीजिए तो ये दूसर का बच्चा का पैसा निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, तो अंश हो गया x, तो हर हो गया 8 - x। अब बोल रहा है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 3/4 हो जाते। पहले देखो भिन्न क्या बन रहा है, अंश और हर से भिन्न क्या बन रहा है, अंश रहता है ऊपर में, हर रहता है निचुआ में 8 - x, ठीक है। अंश और हर दोनों में कितना जोड़ा जा रहा है जी 3, अंश में भी 3 जोड़िए, हर में भी 3 जोड़िए, तो भिन्न बन जाता है 3/4 बराबर 3/4। अब इसको हल कर दीजिए, आंसर आ गया आपका, ठीक है। x + 3 बटे में 8 और 3 11 - x बराबर 3/4। क्रॉस गुना कर दीजिए, 4 गुना x 4x प्लस 4 तिया 12, 11 गुना 3 तो 11 तिया 33 माइनस 3 गुना x तो 3x। अब ध्यान दीजिए ये -3x इधर आएगी तो +3x, तो 4x + 3x, और ठीक है, +12 उधर ले जाएंगे तो -12 बराबर हो गया 33 - 12, तो 4 और 3 7x बराबर 33 में 12 गया तो 1, 3 में 2, 3 में गया तो 2, 21। इसीलिए x का वैल्यू यहाँ से तो निकल गया 21/7 यानी 3। x का मान निकल गया 3, x का मान यानी अंश का मान निकल गया 3, और हर का मान निकल गया 8 में घटा दीजिए x को यानी 3, ये हो गया 5। तो बता दो भाई भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न पूछ रहा है तो अंश बटा हर यानी 3/5, अंश बटा हर यानी 3/5, अंश का मान निकल गया 3, हर का मान 5, तो भिन्न हो गया 3/5। उम्मीद करते हैं आ गया होगा आप लोग को समझ में, बहुत ही सिंपल था, ज़्यादा तो
हार्ड है नहीं, है ना। अगला क्वेश्चन आ जाइए जी। अगला जो सवाल है, त्रिभुज ABC में बिंदुएं D तथा E, रेखाएं AB तथा AC इस प्रकार है कि DE समांतर BC तथा AD बराबर 8 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। चलो सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं, ठीक है। त्रिभुज ABC, ठीक है। इसमें ABC में D और E रेखा AB और AC पर स्थित है। AB पर एक बिंदु है D और AC पर एक बिंदु है E, और इस प्रकार है कि DE समांतर BC, यानी DE और ये BC ये दोनों समांतर है। अच्छा जी, देखो ये थेल्स प्रमेय में आ गया ना, आपका जो प्रमेय 1416 है उसी से आ रहा है। अगर आगे देखिए, AD बराबर 8, ये AD है, ये दे दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक, आगे AB 12, AB कहाँ है जी, AB, अच्छा ये पूरा दे दिया है, पूरा, ये पूरा भुजा AB दे दिया है 12 सेंटीमीटर। आगे अगला है AE 12 सेंटीमीटर, AE ये दे दिया है आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और CE निकालिए, CE यानी ये नीचुआ वाला बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक ही बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं जी, थेल्स प्रमेय में पढ़े हैं, जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यानी कहने का मतलब हो गया AD बटा BD बराबर AE बटा CE, यही होने वाला है। तो वही कीजिए, AD बटा BD बराबर AE बटा CE, यही होने वाला है थेल्स प्रमेय से, ठीक है। अब हमको AD मालूम है, कितना दे दिया है 8 बटा BD यहाँ से यहाँ तक मालूम है क्या, नहीं, यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक दिया है ये 12, तो बता दो यहाँ से यहाँ तक अगर 8 है, यहाँ तक 8 हो गया, और ये पूरा 12 है तो नीचुआ वाला 4 होगा कि नहीं, तो BD हो गया 4, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, ये पूरा 12 है, यहाँ से यहाँ तक 8 दे दिया है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 4 होगा, तब ना 8 और 4 12 होगा, ठीक है जी। ये आपको समझ में आ गया। बराबर AE बटा C, AE भी दे दिया है कितना 12 बटा CE तो निकालना ही, अब इसको हल कर दीजिए, CE गुना 8 तो हो गया 8 CE, ठीक है, बराबर 12 गुने 4। अब ये CE बराबर हो गया 12 गुने 4 और बटे में हो गया 8, 4 दूनी 8, 2 छक्के 12, कितना हो गया जी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये निकल गया आपका 6 सेंटीमीटर, हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला है क्वेश्चन नंबर 119। देखिए जी, ये सब क्वेश्चन जो है ना एकदम एग्ज़ाम में जो पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपका 2020 का सवाल है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में पूछने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसी टाइप का पूछने का चांस है ना, यही सारा क्वेश्चन इसी तरह पूछ रहा है तो इसी तरह पूछेगा, इसलिए आप लोग बढ़िया से इसको तैयारी कीजिए। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे दिया 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई, देखिए सब बिना फिगर का बनाने जाइएगा तो दिक्कत है, ठीक है जी। आप मेरे पास फिगर भी है, हम आपको फिगर भी दिखा देते हैं, फिगर बना के। चलो, ये एक हमारा समचतुर्भुज है, ठीक है। इसके विकर्णों की लंबाई दे दी गई है, विकर्ण दे दिया है, एक विकर्ण दे दिया है 8 सेंटीमीटर और एक विकर्ण दे दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब इसका एक गुण होता है समचतुर्भुज का एक गुण होता है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी 90 डिग्री पे कोण पे काटता है और एक दूसरे को दो भाग में बांटता भी है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये बताइए बबुआ, ये बताइए कि जैसे ही ये विकर्ण, ये है कितना 8 सेंटीमीटर का, जैसे ये 8 सेंटीमीटर वाला विकर्ण
को ये 6 सेंटीमीटर वाला जब ये काटेगा तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा ही। इसका भुजा पूछ रहा है ना, तो ये भुजा कोनो एगो त्रिभुज से निकाल सकते हैं। ये बताइए, ये 8 वाला को जब ये 6 वाला जब काटेगा 90 डिग्री पे और समद्विभाजित करेगा तो ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 2 भाग में बांटेगा, इधर 4 इधर 4। ठीक है, वैसे ही ये 6 वाला यदि ये 6 सेंटीमीटर वाला को 8 सेंटीमीटर वाला भुजा अगर विकर्ण यदि काटेगा तो इसको 3 में बांटेगा, ये 3 तो इधर भी 3। ठीक है जी, तो देखो ये एक ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। 90 डिग्री यहाँ है तो ये हो गया आपका कर्ण। ठीक है जी, इसमें से ई वाला भुजा 4 यानी आधार और ऊंचाई हमको 4 और 3 पता है, तो कर्ण निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या था, √ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब मान लीजिए 4 और आधार मान लीजिए 3, तो 4 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर, तो √ 4 × 16 जोड़ 3 × 9 यानी ये हो गया √ 25 यानी इसका वर्गमूल हो गया 5। कितना निकल गया जी, 5। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया। नहीं आया तो एक बार और ध्यान से समझ लीजिए। ये आपका दे दिया है विकर्ण 8 और ये विकर्ण है 6। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है और ये विकर्ण को 2 बराबर भाग में बांटियो देता है। तो ये पूरा 8 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया 4। ठीक है, और ये भी हो गया 4 सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में। अब ये पूरा 6 है, तो इधर हो गया 3 और इधर भी हो गया 3। अब इसमें भुजा मांगा है ना, तो एगो की कोनो एगो समकोण त्रिभुज को उठा लीजिए। चलिए ये नीचे वाला ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 90 है, 90 के सामने को कहते हैं कर्ण। ठीक है जी, और कर्ण का फार्मूला होता है निकालने का √ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब है 4 और आधार है 3, तो 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर। यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं। आप लोग तो ये फार्मूला पढ़े ही होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल और ये अंतिम सवाल पे। ठीक है, ये अंतिम सवाल क्या है, यदि किसी घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका किनारा, तो ये सिंपल है, बस आपको पता होना चाहिए कि घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है। घन का आयतन, ठीक है, दे दिया गया है 1728 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में ही रहता है, आयतन तो क्यूब में ही रहेगा। ठीक है, घन में ही रहेगा। अब आयतन का फार्मूला होता है भुजा गुने भुजा गुने भुजा, यानी भुजा का क्यूब। भुजा या किनारा एक ही चीज़ हुआ जी। ठीक है, यहाँ देख लेना इंग्लिश में, यहाँ एज दिया है, एज मतलब किनारा या भुजा दोनों होता है। ठीक है, तो भुजा का क्यूब दे दिया 1728। और आप सभी को पता होगा अगर ये क्यूब बराबर की इधर है, इसको जब पक्षांतर करेंगे यानी इसको उधर ले जाएंगे तो क्यूब हो जाता है घनमूल में। तो इधर हो जाएगा आपका भुजा बराबर, इधर निकल जाएगा आपका 1728 का घनमूल। ठीक है, और घनमूल सभी को पता होगा क्या होता है, इसमें वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगता है, घनमूल में 3 का जोड़ा लगता है। तो 1728 को सबसे पहले आप गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, चलो जी गुणनखंड करते हैं। 2 से 2 8 16, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 4 3 2, फिर 2 से 2 1 6, फिर 2 से 1 0 8, फिर 2 से 5 4, फिर 2 से 2 7, 27 दूनी 54, फिर 3 से 3 नाम 27, फिर 3 से 3 बार में 3 गो 3 1 2 3 4 5 6 गो 2, तो 6 गो 2 1 2 3 4 5 6 और 3 गो 3। ठीक है, इसमें 3 का जोड़ा लगाते हैं, 3 का जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया। तो 3 गो के बदले 1 गो निकालते हैं घनमूल में। जैसे वर्गमूल में 2 के बदले 1 निकालते हैं, घनमूल में 3 के बदले 1 निकालते हैं। तो ये 3 हो गया 2, ये 3 के बदले 2, ये तीनों 3 के बदले 1 3, 2 दूनी 4 तिया 12 सेंटीमीटर में है ना, हाँ सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर, इसका किनारा हो गया 12 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं बाबू ये वाला जो पार्ट है आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और फिर मिलते हैं आप लोग के साथ अगले
वीडियो को लेकर के फिर से, है ना, मैथ का और भी देखते हैं, 1-2 पार्ट और करा देंगे आप लोगों का। और मेंटल एबिलिटी का भी आप लोग को रिकॉर्डेड क्लास ही दे पाएंगे बाबू, क्योंकि नेट का समस्या बहुत ख़राब हो गया है और ऊपर से मौसम भी ख़राब है, तो हो सकता है कि हम लाइव नहीं ले पाएँ, है ना। लेकिन कोशिश करते हैं कि अगर नेट अच्छा रहा तो शाम को लाइव लेंगे, अगर नेट उट अच्छा नहीं रहा तो हम लाइव नहीं ले पाएंगे, आप लोग को रिकॉर्डेड क्लास ही दे दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए सभी को गुड बाय, टेक केयर, सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिए।